नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी संदेह की सुई सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हस्बे मामूल 2 घंटे लेट ही पहुंची थी। गाड़ी रुकते ही प्रतीक्षारत यात्रियों का बेसब्र रेला मधुमक्खियों के झुंड की तरह डिब्बे पर टूट पड़ा। अपना बैग, अपनी शॉल और अपनी अटैची को मजबूती से थामे हुए मैं बड़ी मुश्किल से डिब्बे से उतरी और किसी तरह रास्ता बनाते हुए एक किनारे खड़ी हो गई। इस रस्साकशी में मुझे इतनी ठंड में भी पसीना छूट गया। भीड़ से थोड़ा हटकर अब मुझे इनकी प्रतीक्षा करनी थी। इनकी सख्त हिदायत रहती है कि गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर प्रतीक्षा किया करो, कम से कम उस गाड़ी के जाने तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रहा करो। भीड़ छटने के बाद ढूंढने वाले को सुविधा हो जाती है। रात के समय तो ये और भी जरूरी है। आंटी, चलना नहीं है? भीड़ से छनकर बाहर आए मेरे सहयात्री ने पूछा। तुम्हारे अंकल की प्रतीक्षा कर रही हूँ बेटा। तो फिर मैं चलूं? उसने सौजन्य दर्शाया और गेट की ओर बढ़ती भीड़ में शामिल हो गया। स्नेह और ममता में पगी मैं देर तक उसकी पगड़ी को देखती रही। इस सरदार छोकरे ने रास्ते भर मेरी बड़ी मदद की। 2 बार चाय लाकर दी, एक बार मेरी वाटर बॉटल भी भर कर लाकर दी। मेरा तो उतनी भीड़ में धंसने का हौसला भी न था। लाख सर्दी हो पर दिन में सफर में पानी की जरूरत तो पड़ती है, खासकर जब गाड़ी में भोजन करना पड़े तो पानी लगता ही है। इसीलिए मुझे रात का सफर अच्छा लगता है। कोई झंझट नहीं, रात को तान कर सो जाओ और सुबह अपने ठिकाने पर उतर जाओ। पर इस बार किसी ने रात को आने ही नहीं दिया। सब ने कहा माहौल खराब है। भैया साथ होते तब भी एक बात थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? पहुंचते पहुंचते रात तो हो ही गई। वो क्या कहावत है ना, जहां चोरों का डर वहीं अंधेरा। छत्तीसगढ़ चली गई। फिर किसी और गाड़ी के आने का संकेत भी हो गया। पंजाब मेल थी या फिर एपी। इस समय तो ढेर गाड़ियां आती हैं। लोग आते ही चले जा रहे थे। लगता था जैसे सारा भोपाल खाली हो जाएगा। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लग गए थे, पर कहीं किसी बेंच पर जगह ही नहीं थी। सब ठसाठस भरी हुई थी। मैं 50 बार प्लेटफॉर्म के दोनों सिरों तक नजर दौड़ा चुकी थी, पर इनका कहीं अता पता न था। इतनी कोफ्त हो रही थी। रिजर्वेशन हो जाने के बाद एक बार फोन किया था, फिर कल रात को भी याद दिलाया था। इसके बाद भी कोई भूल जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। दिन का समय होता तो अब तक मैं घर पहुंच गई होती, पर रात में हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भीड़ थी कि चली ही आ रही थी, जिससे जहां जगह मिली फैल कर बैठ गया था। बेंचें तो गिनती की हैं, सबको कैसे नसीब होंगी। मेरा भी मन हुआ कि अटैची बिछाकर बैठ जाऊं। विज्ञापन में तो दिखाते हैं कि हाथी भी खड़ा हो जाए तो अटैची का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर मैं तो बैठ ही सकती हूँ। कम से कम घूरने वाली नजरों से तो निजात मिलेगी। वहां घूरने की फुर्सत किसे थी? मैं खुद ही बेवजह का शक कर रही थी। नमस्कार भाभी जी। भीड़ में एक परिचित स्वर उभरा तो बड़ी राहत मिली। राघवन साहब थे। किधर में जा रही हैं? जी मैं दिल्ली से आ रही हूँ। आप? हम बेबी को रिसीव करने को आया। केके से आता है। पर केके तो रात को 1 बजे आती है। हाँ, पर बाद में तो सिटी में कर्फ्यू है ना। बेबी को रिसीव करके रात में इधर ही सोएगा, मॉर्निंग में घर जाएगा। बाप रे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। शहर में 10 बजे के बाद कर्फ्यू है। तभी तो लोग विचारे से आकर प्लेटफॉर्म पर डेरा डाले हुए हैं। तभी तो इतनी भीड़ के बावजूद गहमा गहमी नहीं है। एक सहमा सहमा सा शोर है। मैं दरअसल इनकी राह देख रही थी। नहीं, यू बेटर गो। साहब आएंगे तो मैं बता देंगे। थैंक यू, मैंने कहा और फौरन एक कुली को बुलाकर सामान पकड़वाया और बाहर निकल आई। बाहर तो घमासान मचा हुआ था। सवारियों के मुकाबले में रिक्शे कम थे। हर कोई हर कहीं जाना भी नहीं चाहता था। पुलिस भी थी, पर कुल मिलाकर हंगामा हो रहा था। आंटी, अंकल नहीं आए क्या? मेरा वही सहयात्री सरदार मुझे फिर दिखाई दे गया। बेचारे को अब तक सवारी नहीं मिल पाई थी। हाँ भैया, वो तो नहीं आए, पर ज्यादा वेट भी तो नहीं कर सकती ना। 10 बजे से कर्फ्यू जो है। आपने बिल्कुल ठीक किया। आप कहाँ? शास्त्री नगर जाएंगी ना? हाँ, हम लोग टैक्सी शेयर कर लें। मैं आगे नेहरू नगर चला जाऊंगा।
टैक्सी शेयर करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे वो कंजूसी का द्योतक लगता है। पर इस समय सवाल पैसे का नहीं था, सुविधा और साथ का था। मैंने हाँ कर दी। एक बार हाँ कर देने के बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। कुली से हील हुज्जत उसी ने की, टैक्सी वाले से भावताव उसी ने किया, मेरा सामान टैक्सी में उसी ने जमाया। बस उसका ओके सिग्नल पाते ही जाकर बैठने भर का काम मेरा था। लगता है आज आपका और मेरा साथ पक्का लिखा था, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ आंटी, संजोग इसी को तो कहते हैं, बैठते हुए उसने कहा और टैक्सी चल पड़ी। ट्रेन में हम लोग बातें करते हुए आए थे। वही छूटा हुआ क्रम फिर से चालू हो गया, पर इस बार महज औपचारिकता नहीं थी, आत्मीयता भी थी। मैं उसके घर परिवार, पढ़ाई लिखाई आदि के बारे में काफी कुछ जान गई थी। अपने बच्चों के बारे में भी मैंने बिना पूछे सब कुछ बता दिया था। बातों में हम इतने मशगूल हो गए थे कि ड्राइवर ने याद न दिलाया होता तो सीधे नेहरू नगर ही पहुंच जाते। शास्त्री नगर पहुंचने के बाद बातों का क्रम टूटा। ड्राइवर को अता पता जो बताना था। टैक्सी रुकते ही वो तत्परता से उतरा और मेरा सामान गेट पर रखाया। तब तक मैंने टैक्सी वाले को पूरे पैसे दे दिए थे। ये क्या आंटी, टैक्सी शेयर करने की बात हुई थी ना? बड़ों से बहस नहीं करते, मैंने डांट लगाई और फिर हंसकर कहा। शेयर ही तो कर रहे हैं, मैंने तुम्हारे पैसे दिए, तुमने मेरा साथ दिया, जो कि ज्यादा जरूरी था बेटा। मैंने ड्राइवर की ओर कनखियों से देखा। वो मुस्कुरा दिया और वापस बैठ गया। अच्छा आंटी, गुड नाइट। अब तो घर देख लिया है ना, आते रहना, मैंने कहा और टैक्सी चलने तक खड़ी रही। जैसे ही टैक्सी मोड़ पर नजरों से ओझल हुई, मेरे मन में दबा गुस्सा फिर सिर उठाने लगा। फाटक खोलते समय मैंने लड़ने का मूड बना लिया था। फाटक खड़कते ही ऊपर की खिड़की खुली और गुप्ता जी की मीनू चिल्लाई, हाय आंटी, आप अकेली आई हैं? पप्पू भैया तो कब से आपको लेने गए हुए हैं। क्यों? पप्पू भैया क्यों गए हैं? अंकल को क्या हो गया? उन्हें पैर में मोच आ गई है। सुबह ऑफिस के लिए स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे, तब झटका खा गया। कहाँ का गुस्सा और कहाँ की लड़ाई, उल्टे फिक्र और हो गई। दरवाजा खुला ही था। चिंता तुर मन से भीतर घुसी तो ये सामने ही नजर आ गए। स्टूल पर पैर टिकाए बैठे हुए थे। अगल बगल आयोडेक्स की शीशी, हॉट वाटर बॉटल, क्रेप बैंडेड, सारा सरंजाम पड़ा हुआ था। बैठे बिठाए ये क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ है, इतना बुरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। पर ये बताओ, अकेली क्यों आई हो? पप्पू कहाँ गया? अब मुझे क्या मालूम। ही इज मोस्ट अनरिस्पॉन्सिबल बॉय। इतना सा काम भी ढंग से न कर सका। अब पराये लड़के पर अपना वश ही क्या है। वैसे भी गाड़ी लेट थी, बोर होकर इधर उधर निकल गया होगा। अब समय से घर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके माँ बाप और चिंता करेंगे। माहौल कितना खराब चल रहा है। तभी मीनू आकर चाय दे गई। उसने शायद इनकी बात सुन ली थी। बोली, अंकल, पप्पू भैया आ गए हैं। वे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि गाड़ी 1 नंबर पर आती है। घर तो आ गया है ना, इन्होंने कहा और विषय वहीं समाप्त कर दिया। वैसे हम दोनों समझ गए थे कि पप्पू जी अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे तुम्हें पद्यश्री देनी चाहिए, चाय पीते हुए इन्होंने कहा। इतनी दूर अकेली आई हो, वो भी रात में? वैसे मैं अकेली नहीं थी, एक सरदार जी मिल गए थे, आगरा से साथ हो गया था। क्या बात है, इन्होंने ऐसे नाटकीय अंदाज में कहा कि मैं तिलमिला गई। कैसी बातें करते हैं, बेचारा इतना सा तो था, अपने प्रशांत से भी छोटा रहा होगा। बेचारा आंटी आंटी कहे जा रहा था। तुम एक सरदार लड़के के साथ आई हो, तब तो पद्मश्री से काम नहीं चलेगा, तुम्हें परमवीर चक्र देना पड़ेगा। क्या फालतू बात कर रहे हैं? ये फालतू की बात है मैडम। आपको मोहिनी की शादी का किस्सा याद है ना? इन्हीं सरदार जी के कारण मेरे 100-200 रुपए का खून हो गया था। आप बड़ी आसानी से भूल सकती हैं, पर मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी तो पसीने की कमाई थी। हाँ, बाकी सारी दुनिया तो जैसे हराम की कमाई खाती है, एक आप ही ईमानदार हो, मैंने उठते हुए कहा। थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, फिर खाने का देखती हूँ। खाने की चिंता मत कीजिए, इन्होंने कहा। खाना भगवान दीन बनाकर गया है, आप तो इत्मीनान से फ्रेश हो लीजिए। मैंने मन ही मन इन्हें धन्यवाद दिया। सफर से लौटते ही चूल्हे में सरखा पाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। अब तो खाने का नाम सुनकर भूख भी लगाई थी।
मैंने भीतर आकर जल्दी से एक भगोना पानी गैस पर चढ़ा दिया। लाख सर्दी हो पर सफर के आने के बाद नहाने का मन तो हो ही जाता है। उतनी ठंड में गैस की आंच भी इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं वहीं खड़ी हो गई। उस हल्की नीली लौ को देखते हुए मेरे मन में 7-8 साल पुरानी घटना घूम गई। मोहिनी की, मेरी छोटी बहन की शादी थी। यूं तो जाना सबका ही जरूरी था, पर प्रशांत पीईटी की तैयारी कर रहा था और पूनम का पार्ट 1 का एक पेपर बाकी था। यूं तो इतनी गर्मी में मेरा भी निकलने का मन नहीं था, पर मजबूरी थी। बस स्टैंड पर पहुंचे तो भीड़ देखकर मैं कांप गई। एक तो छुट्टियां, दूसरे शादियां, कहीं तिल धरने की जगह भी नहीं थी। हर खिड़की के सामने लंबी क्यू थी। इंदौर की 3 खिड़कियां थीं, तीनों बंद और लाइनें थीं कि हनुमान जी की पूंछ हुई जा रही थीं। मैं महिलाओं की कतार में खड़ी थी, पर वहां तो धक्कापेल सबसे ज्यादा थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपना पर्स संभालूं, गले की चेन का ध्यान रखूं कि अटैची देखूं। इन पर इतना ताव आ रहा था, मजे से दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, ये नहीं कि अटैची ही ले ले। खड़े खड़े जब आधा घंटा हो गया तो मैंने तय कर लिया कि और 10-15 मिनट प्रतीक्षा करेंगे और नहीं तो लौट जाएंगे। एक फोन खटका देंगे कि तबीयत ठीक नहीं है, सबको निराशा तो होगी। पर तभी मेरी दृष्टि सामने गई। श्रीमान जी नदारत थे। यहाँ हम पसीने में नहा रहे हैं और जनाब तफरी फरमा रहे हैं। पता नहीं वहां खड़े खड़े मैंने इनको कितना कोसा होगा। तभी ये पता नहीं कहाँ से नमूदार हुए और अटैची उठाते हुए बोले, चलो। कहाँ चलो? तो मैं तो तैयार ही थी। वे सीधे घर भी ले जाते तो मुझे उजरना था, पर इन्होंने ले जाकर मुझे वीडियो बस में बिठा दिया। जी खुश हो गया। टिकट तो बहुत होता है ना इसका। अब जो भी है, इन्होंने बेफिक्री से कहा। मैं तो इत्मीनान से बैठ गई। जानती थी प्राइवेट बस है, सवारियां पूरी कर लेने के बाद ही चलेगी। अब जब भी चले, मुझे तो बैठने का मौका मिल गया था, यही खुशी थी। खड़े खड़े पांव जम गए थे। शादियों का सीजन था, बस भरने में समय नहीं लगा। फिर उन लोगों ने सीटों के बीच में मूढ़ों की एक कतार भी डाल दी, वो भी 10 मिनट में भर गई। केबिन तक में लोग ठुस गए। द्योढ़ा किराया देकर भी लोग कितनी असुविधाएं झेल रहे थे। मुझे कैसा तो लगा, पर हर एक को जाना जरूरी था। बस में चढ़ गए थे, यही सबसे बड़ी सुविधा थी। नाके तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने फिल्म के लिए शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। मुझे तो बस वाली फिल्में कभी अच्छी नहीं लगी। न इनमें साउंड ठीक होता है, न स्क्रीन साफ होता है। पूरे वक्त पर्दे पर तस्वीरें डोलती सी नजर आती हैं। पिक्चर शुरू हुई, शायद अंगूर थी, देखी हुई थी, पर इस पिक्चर को तो मैं कई बार देख सकती थी। खुशी की बात तो ये कि आवाज भी साफ थी और तस्वीर भी। मैंने कहा, चलो पैसे वसूल हो गए। जरा आराम से टिक कर बैठी तो पास में नजर गई। मेरे तो होश ही फाख्ता हो गए। बगल वाले मूढ़े पर 18-20 साल का एक सरदार छोकरा बैठा हुआ था। उन दिनों पंजाब की खबरें बड़ी सुर्खियों में थीं। वहां आतंकवादी उधम मचाए हुए थे। इनमें से अधिकांश किशोर वय के लड़के ही थे। पिस्तौल तो जैसे इनके लिए खिलौना थी। इंसान को वे मच्छरों की तरह मसल देते थे। वैसे भी उन दिनों सब लोग सरदारों से खौफ ही खाते थे। बूढ़े सरदार तो फिर भी मुझे ममता की मूर्ति लगते थे, पर लड़कों से बड़ा डर लगता था। उधर देवेन वर्मा और संजीव कुमार सबको अपनी अदाकारी से गुदगुदा रहे थे। इधर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। पूरे वक्त मेरी आंखें मेरे सहयात्री पर ही लगी हुई थीं। उसकी पतलून की फूली हुई जेब में मुझे पिस्तौल नजर आ रही थी। क्या पता उसके पैरों के पास रखे बैग में ही बम हो। इन लोगों का एक आत्मघाती दस्ता भी तो होता है। अगर ये उन्हीं में से हुआ तो किसी भी क्षण बस को उड़ा देगा। वो तो सिर पर कफन बांधकर बस में बैठा है, बस के साथ खुद भी फूंक जाएगा तो उसे परवाह नहीं। पर अपना क्या होगा? ये इतने सारे लोग पता नहीं किस किस काम से यात्रा पर निकले हैं। ये तो अपने गंतव्य तक कभी पहुंच ही ना पाएंगे। बस के अभी परखच्चे उड़ जाएंगे और सड़क पर अधजली लाशों का ढेर लग जाएगा। लुटेरों की बनाएगी। डॉक्टर तो बाद में आएंगे, पुलिस तो और भी देर से पहुंचेगी। ये लूट खसोट वाले आकर मुर्दों की तलाशी ले लेंगे। सच, इंसानियत तो कहीं रही ही नहीं अब। मृत्यु को इतने पास देखकर मन पता नहीं कैसा हो आया। बड़ी सुघड़ता से गृहस्थी चलाकर मैंने अपने लिए 4 चीजें बनवाई थीं। पीहर वालों पर रौब डालने के लिए सब की सब साथ रख ली थी। शादी ब्याह में ही तो ससुराल की औकात परखी जाती है।
पर अब तो वो किसी काम की ही नहीं रही। अगर ये चीज़ें घर पर छोड़ आती तो कम से कम बच्चों के तो काम आती। उनके लिए तो मैंने छल्ला भी नहीं छोड़ा। बच्चों की याद आते ही मुझे तो रोना आ गया। कल प्रशांत कचौड़ियों की फरमाइश कर रहा था तो मैंने झिड़क दिया, कहा था लौट कर बना दूंगी। अब बना लो, कैसे बनाती हो। पूनम की सहेली की शादी है परसों, वो मेरी पोचम पल्ली मांग रही थी, उसे भी मैंने टरका दिया। इतनी महंगी साड़ियाँ कोई रोज खरीदता है? मैं तो उन्हें इतना सहेज कर रखती हूँ, ये महारानी जब भी पहनेंगी लथेड़ कर ले आएंगी। पर अब लग रहा है बच्चों की खुशी से ज्यादा क्या साड़ी प्यारी थी। साड़ी से याद आया, लॉन्ड्री में 4 साड़ियाँ पड़ी हैं, पर बिना रसीद के तो बच्चे उठा भी ना पाएंगे। इस शादी के लिए इन्होंने सफारी सिलवाया था, जैसा कि दर्जियों की आदत होती है। वो समय पर सिल ही नहीं पाया, वो भी दुकान में पड़ा रह जाएगा। पड़ोसिन आम काटने का सरौता ले गई है, बिना मांगे वो लौटाएगी भी नहीं। मंजू प्रशांत का स्वेटर नमूना डालने के लिए ले गई है। मिसेस अग्रवाल धर्मयुग के 4 अंक ले गई हैं। मुझे पता नहीं कितनी कितनी बातें याद आने लगी। आष्टा पहुंचने तक तो लगा कि मेरा दिमाग चटक ही जाएगा। आष्टा पर जैसे ही बस रुकी, मैं अटैची लेकर खड़ी हो गई। अटैचियों और मूढ़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई नीचे उतर आई। ये मेरे पीछे ही थे, बराबर कुछ फुसफुसा रहे थे। नीचे उतरने के बाद इन्होंने जरा साफ शब्दों में कहा कि इस तरह अटैची छाती से लगाकर घूमोगी तो चोर उचक्कों को अपने आप ही न्योता दोगी। इतने लोगों का सामान गाड़ी में पड़ा है कि नहीं? मैं दोबारा उस गाड़ी में नहीं चढ़ूंगी, मुझे अपना हार्ट फेल नहीं करवाना है। मतलब? मैंने मतलब बता दिया तो ये एकदम भड़क गए। पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई, फिर पुचकार कर मनाना भी चाहा, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे विश्वास हो गया था कि मुझे दोबारा अगर उस मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा तो इंदौर पहुंचने तक मैं पागल हो जाऊंगी। बस वाला हमारे लिए कितनी देर रुकता और क्यों रुकता? उसके लिए सवारियों की कमी तो नहीं थी, उसके लिए तो ये फायदे का सौदा था। मुश्किल तो हमें पेश आई थी। वहां से इंदौर के लिए बस मिलना मुश्किल हो गया था। टैक्सी भी सब भरी हुई आ रही थी। आखिर बमुश्किल तमाम किन्हीं उस्मान भाई की टैक्सी में रात को 12 बजे गिरते पड़ते इंदौर पहुंचे थे। ये पूरे रास्ते मुझे कोसते रहे। बैठे बिठाए 100-150 रुपए का खून हो गया। अगर टैक्सी अफोर्ड करने लायक होते तो बस में बैठते ही क्यों, पहले से ही ना कर लेते। अब सब याद आ रहा है तो अपने बचपने पर हंसी भी आ रही है और शर्म भी। पर उस दिन पता नहीं कैसा भूत सा सवार हो गया था। तुम क्या करने लग गई भाई, रात के 11 बजने को है। ये लंगड़ाते हुए भीतर आए और फिर पानी के भगोने को देखकर बोले, क्या आज पूरी कॉलोनी को चाय पिलाने का इरादा है? मैंने देखा पानी एकदम खौल रहा था। झेप कर मैंने गैस बंद की और कहा, मोहिनी की शादी वाला किस्सा याद कर रही थी। कितनी अजीब बात है ना, कभी कोई अपना लगता है और कभी कोई। ये सब हमारे मन का फितूर है। ये जो हमारा मन है ना, बड़ा शरारती है। भीतर बैठा बैठा खुराफात करता रहता है। संदेह की सुई को कभी इधर कभी उधर घुमाता रहता है। मेरे पागलपन की उन्होंने कितनी सही व्याख्या की थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी संदेह की सुई। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये आग्रह है कि इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।